हेलो स्टूडेंट्स, प्रताप सर स्टडी हब में आपका फिर आज धमाकेदार स्वागत। और आज हम चर्चा करेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप अपना कॉपी पेन निकाल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लें। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये कूलम्स थे कौन। इनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। यह इनका पूरा नाम था, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। 14 जून इनका फ्रांस में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था। 14 जून इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1736। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच अप्लाई होता है उस पर एक स्टेटमेंट दिया था 1785 में। 1785 कूलम्ब ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए स्टेटमेंट दिया बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, वो स्टेटमेंट ये था, ध्यान से देखें। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them and always acts along lines joining them। ये स्टेटमेंट, तो हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली समझने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ये कूलम्स लॉ मैथमेटिकली बन के क्या तैयार होता है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज बोले तो छोटा चार्ज, ये Q1, और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया R। हाँ, आपको एक बात बता दें, ये जो कूलम्स लॉ है ये दो फॉर्म में होता है। एक होता है स्केलर फॉर्म और एक होता है वेक्टर फॉर्म। तो हम इसके दोनों फॉर्म्स आपको बताएंगे, स्केलर फॉर्म क्या है और वेक्टर फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो कूलम्स लॉ है, स्केलर फॉर्म केवल हमें यह बताता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन वेक्टर फॉर्म वो हमें यह बताता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बताता ही बताता, साथ ही साथ वो फोर्स का डायरेक्शन भी देता है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट है, जरा इस पे ध्यान दें। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सपोज किया इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा दैट इज F। ये वाला फोर्स इस सेकंड चार्ज पे भी अप्लाई होगा और यही फोर्स फर्स्ट चार्ज पे भी अप्लाई होगा। और जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल विद ईच अदर, सो Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर, देयरफॉर फोर्स विल बी रिपल्सिव। लेकिन ध्यान रहे, पहला चार्ज दूसरे चार्ज को जितने फोर्स से धकेलता है, दूसरा चार्ज पहले चार्ज को उतने ही फोर्स से धकेलेगा, भले ही चार्जेस के अमाउंट कुछ भी रहे। ये ध्यान रखें आप। और ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है वो इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। वही लिखा, इट स्टेट्स दैट electrostatic force between 2 charges is directly proportional to the product of charges। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फोर्स है, दैट मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इट मींस Q1 into Q2
एंड लेट इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन ना बोल के हम इसको रिलेशन बोल सकते हैं। ये चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ अगर हम चार्ज Q1 को डबल कर दें तो ये दोनों फोर्सेस डबल हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों चार्जेस को डबल कर दें, डबल इसे भी कर दें और डबल इसे भी कर दें, तो फोर्सेस का जो अमाउंट है वो 4 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोपोर्शनल Q1 into Q2। और सेकेंड स्टेटमेंट आप ध्यान से देखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस यही जो फोर्स F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए 1/r स्क्वायर। व्हाट इज R here? R is the distance between the center point of point charges। जो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R। अब ये जो दो रिलेशन हुए, इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कलेक्ट करें तो हमें मिलता है F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये वाला जो रिलेशन है जो हमारा कलेक्ट होके मिला, इन दोनों रिलेशंस को फॉलो कर रहा। ये हमसे कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस। प्रोडक्ट बोले तो मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या किया, इस प्रोपोर्शनल साइन को यहां से इक्वेट किया, इक्विवेलेंट साइन में कन्वर्ट किया, और यहां एक कांस्टेंट लिया दैट इज K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। फोर्स होने की वजह से इसका यूनिट होता है न्यूटन। हमने आपको अभी बताया था ये स्केलर फॉर्म है कूलम्स लॉ का। स्केलर फॉर्म गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। लेकिन फोर्स में डायरेक्शन भी होता है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम इसका ये जो कांस्टेंट K है इसके बारे में थोड़ी आपको बात बताएंगे। कांस्टेंट K का वैल्यू कूलॉम ने दिया, द वैल्यू ऑफ K यहां लिखे दे रहे, K इज इक्वल टू ये होता है 9 इंटू 10 पावर 9 और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये इसका यूनिट है। कहां से आया अभी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप ये स्टेटमेंट नोट कर लें। ओके ओके ओके, तो हम इसको साफ किए दे रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि K का वैल्यू जो है वो तो प्रैक्टिकली है गिवन बाय कूलॉम, बट इसका यूनिट कैसे आया वो हम देख लेते हैं। यूनिट कैसे निकला, तो जैसा हमने आपको बताया फॉर्मूला ये बन के तैयार हुआ है F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर इससे हम K का वैल्यू पता करना चाहें तो वी कैन राइट K इज इक्वल टू FR स्क्वायर्ड अपॉन Q1 into Q2. We can write it. So this will be the unit of force Newton into unit of distance meter. So it will be meter square upon, because it is square here. Q1 is charge, unit of charge is coulomb. Q2 is also charge, so Q coulomb. Coulomb into coulomb, that means coulomb square. और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इट इज द यूनिट ऑफ दिस वन कांस्टेंट। और इस K कांस्टेंट को कूलॉम सर ने एक नया सिंबल दिया दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं। ये क्या है अभी बता रहे हैं आपको। K का वैल्यू में K की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गिवन बाई कूलॉम। अब चूंकि K का वैल्यू इतना है, K का वैल्यू अभी आपको बताया 9 इंटू 10 पावर 9 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर, तो ये वैल्यू 1/4πε0 का हुआ, क्योंकि के की जगह इसे रिप्लेस किया गया। तो लिख सकते हैं 1/4πε0, दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू के का होता है। तो ये कूलम का स्केलर फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए बिटवीन द चार्जेस। के का वैल्यू आप याद रखें। यहां जो नया टर्म अपेंड हुआ ये एप्सिलॉन0, इसका नया नाम है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या यूं ना लिख के हम लिख सकते हैं एयर आर वैक्यूम, एयर अदरवाइज वैक्यूम। अगर जो चार्ज बॉडीज हमने लिए थे Q1 और Q2, तो हमने आपसे कहा था कि ये फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता, दूसरा इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता। साथ ही साथ एक और चीज पे डिपेंड करता है कि ये चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है। अगर इनके बीच मीडियम एयर या वैक्यूम रहे तब हमें इस कांस्टेंट को अपेंड करना होगा, दैट मीन के, अदरवाइज इट इज नोन एज 1/4πε0। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस के बीच कोई दूसरा मीडियम रहे एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, तो बात अलग होगी और उसकी चर्चा हम कुछ समय के बाद करेंगे, सीख जाएंगे। फिलहाल आप ध्यान रखें, अगर दो चार्ज बॉडीज वैक्यूम या एयर में रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज गिवन बाय द देसमन फार्मूला F = K × Q1 × Q2 डिवाइड बाई R², और इसका यूनिट न्यूटन। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वैसे हकीकत में अगर देखा जाए तो स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म जो दो फॉर्म है, इनमें वेक्टर फॉर्म को फिजिक्स में जो मुकाम हासिल है वो स्केलर फॉर्म को नहीं है। रीजन साफ है कि वेक्टर फॉर्म से हमें मैग्नीट्यूड का, फोर्स का और डायरेक्शन दोनों चीजें मिलती हैं, जबकि स्केलर फॉर्म केवल मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं देता। इसलिए वेक्टर फॉर्म इज मोस्ट एप्लीकेबल इन कंपैरिजन ऑफ स्केलर फॉर्म। तो आइए देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म कैसे बताता है डायरेक्शन। तो हमने मान लिया ये कोई पॉइंट 1 है, 1, और ये आपका एक दूसरा पॉइंट पास में ही पॉइंट 2 है, और इन दोनों पॉइंटों पर दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस बोलना चाहिए मैं, एक Q1 दूसरा Q2, ये रखे हुए हैं। इनके बीच, इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और इसको हमने मान लिया R, ये डिस्टेंस फिलहाल R, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, छोटे छोटे चार्जेस, इन्हें हम पॉइंट चार्जेस के नाम से जानते हैं। और पहले वाले चार्ज को हमने पॉइंट 1 प्लेस पे रखा और दूसरे वाले चार्ज को पॉइंट 2 प्लेस पे रखा। तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो कुछ इस तरह से, पहला वाला चार्ज बॉडी दूसरे वाले चार्ज बॉडी को किसी फोर्स से धकेलेगा, ठीक उसी फोर्स से दूसरा वाला चार्ज पहले वाले चार्ज को भी तो पुश करेगा, और इन दोनों फोर्सेस का अमाउंट सेम होगा। तो मान लिया ये वाला फोर्स F है। अब चूंकि वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो फोर्स ये वेक्टर अगर है तो ये भी वेक्टर। अब जरा ध्यान दें, ये दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स है पहले चार्ज के थ्रू, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन हुआ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, F21।
इसी तरह इस वाले चार्ज के लिए लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज्ड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो दिस इज F21 एंड दिस इज F12। अब वी नो दैट F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम अपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब इन चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो एयर अदरवाइज वैक्यूम है। अगर मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो तो उसके लिए बात अलग होती है, हम वो चर्चा कुछ समय के बाद करेंगे। F इक्वल्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जैसा कि स्टेटमेंट था कूलॉम सर का, और डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये तो स्केलर फॉर्म था, हम इसको चेंज करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या किया हमने, इसको वेक्टर दिया। अब हम इस चार्ज बॉडी पर फोर्स F21 का वैल्यू निकालेंगे कि इस चार्ज बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है। अगर ये मालूम हो जाएगा दोनों का अमाउंट सेम होगा, दोनों का अमाउंट सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर डिफरेंट होगा तो सिर्फ डायरेक्शन, और वो भी जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेज हैं। तो हम इसका डायरेक्शन पता कर लेंगे। यहां पर हमने लिख लिया F21, दैट मीन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज्ड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसे देना होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के लिए आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी किसी क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है मान लो, फिलहाल ये इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको परफेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर ए का एफ। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ए का एफ दिस इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान रखें, ऊपर वेक्टर क्वांटिटी, नीचे वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। तो इस फोर्स को डायरेक्शन देने के लिए हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया आर का एफ, यूनिट वेक्टर। अब ये आर किसके लिए, सेकेंड बॉडी के लिए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। सेकेंड चार्ज्ड बॉडी का फर्स्ट चार्ज्ड बॉडी के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज R21, लाइक फोर्सेस F21। तो यहां हो गया R21 का। इसका खुद का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है, दैट मीन मान होता है, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये केवल फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो इसको हम सेट करते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं F21 दिस इज इक्वल टू बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू, ये क्या लिखा, R21 का एफ। R21 का एफ मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज्ड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसका एफ को हम इस हिसाब से अगर तोड़ना चाहें, इस फॉर्मूले के हिसाब से, एक एफ का मतलब ये होता है, तो R21 का एफ को लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, ऐसे लिख सकते हैं, सेम एज दिस। अब आप थोड़ा ध्यान दें, अगर हम लिखें कि R12 विद इन वेक्टर एंड R21 विद इन वेक्टर, यह है क्या, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट चार्ज्ड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, मतलब R1 से R2, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड चार्ज्ड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मगर इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ये तो सेम है, क्योंकि फर्स्ट चार्ज्ड बॉडी का सेकेंड चार्ज्ड बॉडी से जो डिस्प्लेसमेंट है, सेकेंड चार्ज्ड बॉडी का फर्स्ट चार्ज्ड बॉडी से वही डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज R। अब आप जरा ध्यान दें, ये जो R स्क्वायर लिखा है, इस R को हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। ये तो डिस्टेंस है, हम इसको डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला फॉर द कूलम्स लॉ।
तो R की जगह पे आप जरा यहां ध्यान दें, R21 रखना सुइटेबल होगा या R12 रखना प्रॉफिटेबल है, तो आप खुद जाने। यहां R21 है तो अगर हम यहां R के प्लेस पर R21 लगा दें तो दैट इज मोस्ट। तो हमने लिखा F21 ये इक्वल हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R की जगह R21 ये फंक्शन रखा, R21 विद इन वेक्टर, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर ये स्क्वायर, और इनटू R21 वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21 ये लिख सकते हैं। एंड दिस कैन बी रिटन एज F21 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, यहां ध्यान है R21 का मैग्नीट्यूड, R21 का स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड, तो इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वी कैन राइट R21 विद इन वेक्टर, मैग्नीट्यूड के ऊपर पावर क्या लगा देंगे 3, 2 ये है और 1 ये है, तो दिस विल बी 3, और इनटू में आ जाएगा R21 दिस। लेट मान लिया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। बेटा सेकेंड चार्ज्ड बॉडी पर पहला चार्ज्ड बॉडी इतना फोर्स लगा रहा है, इसका डायरेक्शन सेकेंड बॉडी से फर्स्ट, R21 ये फर्स्ट पे है, सेकेंड बॉडी पे फोर्स फर्स्ट बॉडी के थ्रू अप्लाई हो रहा, तो इसका डायरेक्शन R21। ठीक इसी तरह अगर हम F12 लगाना चाहें, सेम एज अगर हम फोर्स 1 2 पता करना चाहें, इसका मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज्ड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो हमें पता है फोर्स का अमाउंट सेम होगा, सिर्फ चेंज होगी तो डायरेक्शन, तो वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, यहां चेंज हो जाएगा, ये सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, अब हमें चाहिए फर्स्ट चार्ज बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सेकेंड के रिस्पेक्ट में, तो वी कैन राइट R12 क्यूब इंटू R12 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप जरा गौर से अगर देखें तो आप पाएंगे कि दोनों फोर्सेस का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। कैसे? यहां पर R21 है जबकि यहां पर R12 है। अगर हम R12 को R21 लिखना चाहें इस तरह, R21 वेक्टर ये लिखा जा सकता है नेगेटिव R12, ऐसे अगर माइनस साइन लगा दें तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जरा ध्यान दें, यहां पर अगर हम R21 कर दें तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, मतलब वी कैन राइट नेगेटिव साइन अगर यहां अप्लाई कर दें तो यहां पर R21 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होते हैं, तो हम लिख सकते हैं F21 इज जस्ट इक्वल टू F12 व्हाट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां साइन लगा देते हैं माइनस, ये हमें डायरेक्शन बताता है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब यह हुआ कि कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईच एक्शन हैज ए इक्वल रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जस्ट उसी तरह ये दो चार्ज्ड बॉडीज, इनके ऊपर जो फोर्स इनके बीच में अप्लाई हो रहा था, दैट मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दोनों चार्जेस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन चूंकि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं इसलिए ये रिपेल करेंगे, दैट मीन इनका जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। तो F12 इज इक्वल टू F21, नेगेटिव साइन हमें केवल ये बताता है कि ये फोर्सेस का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट विद ईच अदर। तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो ध्यान रखें,
Coulomb's law is in two forms. Number one, scalar form. Number two, वेक्टर फॉर्म. स्केलर फॉर्म केवल मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है, जबकि वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें फोर्स का डायरेक्शन भी देता है. फोर्स का डायरेक्शन क्यों? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपने इसको अभी अभी देखा, हमने किस तरह इसे सॉल्व किया है, आपने इसे कायदे से देख लिया. अब आप इसे नोट कर लें. ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा हलवा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं. छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. सपोज मान लीजिए ये दो चार्ज्ड बॉडी हैं, एक है 5 माइक्रोकूलम और एक बॉडी और है दैट इज -3 माइक्रोकूलम. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है सपोज कर लिया 1 मिलीमीटर. हमें पता करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा और उसका नेचर क्या होगा. देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम सिचुएटेड इन एयर. इनके बीच का जो मीडियम है दैट इज एयर. At a separation of 1 millimeter, we have to calculate electrostatic force between them and its nature also. तो क्या करते हैं हम? अभी अभी हमने आपको स्केलर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला बताया कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. और ध्यान रखें स्केलर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ यूज करते समय चार्जेज के साइन अपेंड नहीं होंगे, लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो चार्जेज विद साइन यूज करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई रिपीट अगेन, इन केस ऑफ स्केलर फॉर्म देयर इज नो इंपॉर्टेंट ऑफ साइन ऑफ चार्जेस, बट in case of vector form sign are must. Now the value of 1/4 pi epsilon naught अभी आपको बताएगी 9 into 10 power 9 और इसका यूनिट आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनटू Q1. Q1 बोले तो फर्स्ट चार्ज आपके पास है 5 माइक्रोकूलम. हमें इसका SI यूनिट रखना है दैट इज कूलम. और आपने कल देखा था कि 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10 पावर -6 कूलम. तो 5 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू अब Q2 का वैल्यू -3 माइक्रोकूलम. और हमने आपको अभी बताया फोर्स का जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हम चार्जेस के साइन पर कोई ध्यान नहीं देंगे. तो हमें रखना होगा 3 इंटू 10⁻⁻6 बिकॉज इट इज ऑल्सो इन केस ऑफ माइक्रोकूलम डिवाइड बाई R स्क्वायर. R बोले तो डिस्टेंस. दोनों चार्जेस के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है. तो हम लोग इस 1 मिलीमीटर को SI यूनिट तो नहीं कह सकते, लेंथ का SI यूनिट, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है. तो 1 मिलीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 मिलीमीटर दिस इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. तो यहां हम 10⁻³ रख लेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर इज अपेंड हियर. इसको हमने सॉल्व किया, ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 3 जा 15 इंटू 10⁻⁻6 इट इज -12 अपॉन ये 10⁻³ का जो स्क्वायर लगा हुआ है पावर के ऊपर पावर. तो क्या करते हैं नॉर्मली बच्चे गलती कर देते हैं मेरे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं करना, जब पावर ऑन पावर हो तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दो. तो दैट इज 10⁻⁻6 3 2 जा 6
कभी ऐसा नहीं करते हैं कि साहब स्क्वायर हो रहा है तो पावर को प्लस कर दें माइनस का, नो नो। ये 10 पावर -6 जब यहां से क्रॉस करके कैंसिल कर दें, इसको ऊपर पहुंचा दें, तो पावर का साइन चेंज हो गया। जो निगेटिव का 6 था वो पॉजिटिव का 6 हो गया। नाउ वी कैन राइट 15 9 जा 135 इंटू 10 पावर, यहां से सिलेक्ट कर लें, 9 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव 15 हो गया, और 15 से 12 चला गया तो ये बचा 3। अब इसको हम सिग्निफिकेंट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो अगर यहां पॉइंट लगा दें, यहां पर 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दें तो प्लस पावर में करनी होगी 2, तो वी कैन राइट 1.35 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। ये तो फोर्स का अमाउंट हो गया इन दोनों चार्जेस के बीच। अब हम ये देखेंगे कि ये फोर्स हमारा रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, तो इसके लिए हमें चाहिए चार्जेस का नेचर। हमने देखा पहला वाला जो चार्ज बॉडी है इट इज पॉजिटिव इन नेचर, जबकि दूसरा वाला चार्ज बॉडी, सेकंड चार्ज बॉडी, इट इज नेगेटिव इन नेचर। ड्यू टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, नेचर ऑफ फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। और अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के होते तो फोर्स रिपल्सिव होता। तो आज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्रिएट होता है चार्जेस के बीच, जो कि डॉक्टर कूलॉम ने दिया था इन 1785 में, उसका स्केलर फॉर्म का जनरल फॉर्मूला आपने देखा। एफ इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और हमने आपको बताया कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू भी डेफिनिट होता है, हम इस वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10 पावर -12 और इसका यूनिट है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि ये कांस्टेंट होने के बावजूद इसका यूनिट है। रीजन ये है, जो K का वैल्यू था कूलॉम्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू था 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये K का वैल्यू था। और अकॉर्डिंग टू सर कूलॉम K इज इक्वल टू लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां अगर हम K का वैल्यू ये पुट कर दें और पाई का वैल्यू जो हमें जनरली पता है 22/7 होता, या हम इसको लिख सकते हैं 3.14, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं हम आफ्टर कैलकुलेशन। तो जब हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इस रीडिंग को K के प्लेस पे रख के पाई के प्लेस पर 22/7 रख के निकालेंगे तो मेरे लाल तुम्हें इसका वैल्यू मिलेगा 8.85 इंटू 10 पावर -12। सवाल होता है यूनिट का, तो जरा गौर से देखें, K का यूनिट तो ये है, अभी हमने बताया था। अब सवाल होता है इसका यूनिट क्या होगा, तो इसमें इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने की वजह से इसका जो यूनिट होगा वो K के यूनिट का जस्ट उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो पॉजिटिव पावर्स हैं वो निगेटिव की हो जाएंगी, और जो निगेटिव पावर लगी हुई वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बुक्स में मोस्टली लिखा रहता है कूलॉम स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा होता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट की बात थी। एप्सिलॉन नॉट का नाम याद रखें, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, और डेली टू डेली जो टॉपिक्स आपको मिलते हैं प्रताप सर स्टडी हब चैनल पर, उन्हें आप कायदे से नोट करते रहिए। अगर आपने डे टू डे हमारे चैनल पर दिए गए टॉपिक्स का बढ़िया मन से, अच्छे ढंग से, प्यार से स्टडी किया, तो हमें यकीन है कि फिजिक्स के टॉपिक आपके गुलाम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बाय बाय।